हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस सेशन में हम पॉलीमर पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। पार्ट 1 में हमने कंडेंसेशन, संघनन और एडिशन पॉलीमर्स पढ़े हैं। उन्हीं के एग्जाम्पल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, एडिशन पॉलीमराइजेशन योगात्मक बहुलीकरण हम पार्ट 1 में पहले ही कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एडिशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में रिकैप आपको दोबारा करवा देती हूँ। जितने भी प्रकार के हमने पॉलीमराइजेशन पढ़े हैं उनमें हमने 3 स्टेप पढ़े हैं। इनिशिएशन, जिसको प्रारंभन पद कहते हैं, प्रोपागेशन संचरण, टर्मिनेशन समापन पद। इनिशिएशन स्टेप में पेरोक्साइड जो हमने लिया था वो बीचों बीच टूट जाता है और उससे 2 फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलक बनते हैं। उसी के सेकंड पार्ट में ये मुक्त मूलक जो है, जो हमारा मोनोमर है, एकलक इकाई है एल्कीन, उस पर आक्रमण करता है और हमारा एक बड़ा मुक्त मूलक बन जाता है। बच्चों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब तक हमको ये बिंदी यहाँ दिखाई देगी उसको हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बोलेंगे, और जब तक ये फ्री रेडिकल बनता रहेगा किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा। सेकेंड स्टेप जो है हमारा संचरण पद, प्रोपागेशन मतलब चेन का बढ़ना। जो हमारा फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बना है वो एक और मोनोमर यूनिट पर अटैक करता है और हमारा एक और बड़ा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये फ्री रेडिकल जो प्रोपगेशन स्टेप में बना है अपनी साइज को बढ़ाता रहता है और एक बड़े फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इस स्टेप के एंड होने तक कर लेता है। क्योंकि इसका स्टेप का नाम प्रोपगेशन है, साइज का बढ़ना, चेन की साइज का, श्रृंखला की साइज का बढ़ना, जब ये स्टेप खत्म होता है तो हमें इतना बड़ा फ्री रेडिकल मिल जाता है कि अब हमें चेन को स्टॉप करने के लिए थर्ड स्टेप में जो चेन स्टॉप होती है, टर्मिनेशन, जिसको समापन पद बोलते हैं, उसका सहारा लेना पड़ता है। चेन स्टॉप करने का जो यहाँ मेथड दिया हुआ है उसमें 2 फ्री रेडिकल्स जो है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं और इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और क्योंकि अब इसमें कोई भी फ्री रेडिकल नहीं दिखाई दे रहा है, ये स्टेप जो है यहीं स्टॉप हो जाता है और हमें एक पॉलीमर मिल जाता है। बच्चों, पॉलीमर का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके थर्ड स्टेप में, टर्मिनेशन स्टेप जिसे कहते हैं, एक पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं कर लेते हैं। जिस भी स्टेप में हमें फ्री रेडिकल दिखाई देगा उस स्टेप में जो है हमें चेन की लेंथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ये सारा प्रोसेस एक कंटेनर में हो रहा है इसलिए वहाँ बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है कि दोनों सेम फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएं, हो सकता है कि ये वाला फ्री रेडिकल इससे कंबाइन कर जाए, ये भी हो सकता है कि जो थर्ड स्टेप में बना है फ्री रेडिकल वो फर्स्ट स्टेप में बने हुए फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाए। जब फ्री रेडिकल एक दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करता है तो हमारी चेन जो है वहीं स्टॉप हो जाती है और एक पॉलीमर हमारा बन जाता है। एनसीईआरटी बुक्स में जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो पॉलीथीन, टेफ्लॉन और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हैं। मैं एक चीज़ आपको और यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो पॉलीमर का फॉर्मेशन हमने किया था फर्स्ट वीडियो में, उसमें अगर हम दोनों यूनिट सेम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे दोनों एकलक मोनोमर यूनिट अगर ए हैं, तो इस तरह के पॉलीमर को हम होमोपॉलीमर बोले। होमोपॉलीमर को हम समबहुलक बोलते हैं। और दूसरा टाइप का जो होता है बहुलक का फॉर्मेशन, जिसमें एक यूनिट अलग होती है दूसरी से, इस तरह के अगर 2 मोनोमर यूनिट एकलक इकाइयाँ आपस में काम कर रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। ये हमारे आगे दोबारा आएगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंग्लिश में कोपॉलीमर बोलते हैं और हिंदी में जो है इसको सहबहुलक बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है किस तरह से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ये एक मोनोमर यूनिट है, एकलक है। इनिशिएटर जो है हमने यहाँ पे लिया था, ये पेरोक्साइड, ये इनिशिएटर है जो क्रिया को, रिएक्शन को शुरू करने का काम करता है। और बहुत सारे मोनोमर यूनिट जो है आपस में कंबाइन हो जाती हैं और एक बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलीमर है हमारा। इथाइलिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बीच में डबल बॉन्ड है। क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, जैसे ही बहुत सारी इथाइलिन यूनिट आपस में कंबाइन करेंगी तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाएगा और इसके आगे हम एन लिख देंगे। इसका मतलब ये यूनिट जो है बार बार रिपीट हो रही है। पॉलीथीन के टाइप जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स्टायरीन एक और एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे स्टायरीन यूनिट्स जो है आपस में कंबाइन करके पॉलीस्टायरीन का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों, जहाँ भी वर्ड आपको पॉली दिखाई देगा वो एक पॉलीमर है और जहाँ सिर्फ आपको पॉली दिखाई देगा वो हमारा फर्स्ट वाला जो टाइप था होमोपॉलीमर है।
इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। जहाँ पे पॉलीस्टायरीन शब्द हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बहुत सारी स्टायरीन यूनिट ही हैं और कुछ नहीं है उसमें। स्टायरीन मोनोमर्स ही आपस में कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मोनोमर, सारे मोनोमर स्टायरीन है, तो ये हमारा होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाएगा, समबहुलक का एग्जाम्पल हो जाएगा। पॉलीथीन जो था हमारा, ये भी हमारा समबहुलक का एग्जाम्पल था, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स जो है इथाइन या इथाइलिन की कंबाइन करके हमारा फॉर्मेशन हो रहा था पॉलीथीन का। इसमें ए और ए यूनिट जो है पॉलीथीन में सेम है। हम बच्चों पॉलीथीन के टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पॉलीथीन दो तरह का बताया हुआ है आपके कोर्स में, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, दूसरा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। घनत्व का मतलब बच्चों क्या होता है, ये देखिए, एक छोटा सी एरिया है हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मान लीजिए इसमें 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और इतने ही एरिया में हमारे पास में अगर 50 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। यही यहाँ पे है लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में, यहाँ देखिए, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, इसमें क्योंकि बीच में ब्रांचिंग हो गई, शाखाएं हो गई, तो इसके बीच में गैप हो गया, तो थोड़ी सी जगह में, उतनी ही जगह में इसके कम मॉलिक्यूल आ पाएंगे, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसको हम लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है, ये देखिए जगह उतनी ही है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल पास पास में लीनियर स्ट्रक्चर है, रेखीय स्ट्रक्चर है इसका, तो बिल्कुल जो है पॉलीमर की यूनिट्स पास पास में अटैच हो रखी हैं और थोड़ी सी एरिया में, थोड़े से वॉल्यूम में बहुत सारा जो है यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगी, तो इसको हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलेंगे। और यहाँ कम यूनिट्स हैं, इसलिए इसको लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलेंगे। लो डेंसिटी होने का मेन रीज़न जो है, यहाँ पे ब्रांचिंग है शाखाएं, और यहाँ हाई डेंसिटी होने का मेन रीज़न है कि ये लीनियर फॉर्म में है, रेखीय है, तो बहुत सारी यूनिट जो है बिल्कुल पास में इकट्ठे होकर अटैच हो सकती हैं, रह सकती हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती कैसे, वो देखिए। क्योंकि ये पॉलीथीन है तो हमें पता है कि एन जो है यूनिट्स इथीन की कंबाइन करेंगी आपस में। एन मतलब बहुत सारी। जो टेम्परेचर होगा हमारा 350 से 570 केल्विन होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो हमारा 2000 बार हो जाएगा। और थोड़ी सी अमाउंट जो है, स्मॉल अमाउंट जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है इसमें, जब ये रिएक्शन होता है पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन में चेंज होता है, उस समय जो ये तीन कंडीशंस मैंने बताई हैं, इस समय जिस पॉलीथीन का फॉर्मेशन होगा वो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन कहलाएगा। ये हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन है। दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो कंडीशंस मैंने बीच में लिखी हैं, ये कंडीशंस हमको लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में अलग अलग देखने को मिलेंगी। अब हाई डेंसिटी जो होती है, इसकी कंडीशंस देखिए। एन मॉलिक्यूल्स जो है इथीन के कंबाइन कर रहे हैं आपस में। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन देखिए, यहाँ 333 से लेकर 343 केल्विन तक टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो होगा तो मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर हाई होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। प्रेशर जो है 1 बार है और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ऊपर वाला जो था वो हमारा O2 की प्रेजेंस में था, कैटलिस्ट को उत्प्रेरक कहते हैं। और जो अब पॉलीथीन का हमारा फॉर्मेशन होगा वो हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो जाएगा। ये यहाँ पे बच्चों मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, एडिशन पॉलीमराइजेशन इथाइलिन का कैसे होता है। एक इथीन है, दूसरी इथीन है, तीसरी है, चौथी है, 4-5 यूनिट जो है इस तरह से देखो यहाँ ऐड होती जा रही हैं। तो हमारा बन के जो लास्ट में बनेगा वो हमारा बन जाएगा पॉलीथीन। यहाँ हम एन लिखेंगे इसके नीचे, क्योंकि बहुत लंबी चेन है हमारी। बच्चों उम्मीद करती हूँ दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें हम इसके यूज़ पढ़ेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है हमारा कहाँ काम में आता है। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है हमारा, जो वायर्स होते हैं, तार होते हैं, उनके इंसुलेशन के काम आता है। बच्चों ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, इसलिए दोनों आपको लैंग्वेज यहाँ देखने को मिलेंगी। मैं बोल रही हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है सुन के लिख लेंगे। वायर के इंसुलेशन के तारों के बाहर जो होता है, बाहर वाला एरिया जो होता है उसको कवर करने के काम आता है। ये पाइप, खिलौने, बॉटल्स बनाने के काम आता है। रेनकोट वगैरह होता है वो भी इसी से बनता है। और जो हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, ये कहाँ काम में आता है देखिए। क्योंकि ये ज़्यादा कठोर होती है, हार्ड होती है, हमने पिछली स्लाइड में देखी है कि इसकी चेन जो है वो लीनियर है, ब्रांच नहीं है। लो डेंसिटी में ब्रांच चेन देखने को हमें मिली थी। ऐसे कंटेनर्स जिसमें हम केमिकल्स, रसायन को स्टोर करते हैं, वहाँ काम में आता है ये। क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। क्योंकि ये केमिकली इनएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता है किसी केमिकल से, तो किसी भी तरह के स्टोरेज के लिए काम में आ सकता है ये।
घर में। और भी बहुत सारे टॉयज़ जो अच्छी क्वालिटी के जो प्लास्टिक के टॉयज़ आते हैं और पाइप्स जो आते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो बनाने के काम भी ये आता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है टेफ्लॉन है आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन में सेकंड एग्जांपल जो है टेफ्लॉन का है। टेफ्लॉन जो है CF2CF2, ये हमारा टेफ्लॉन है। यहाँ पे N लिख देंगे। हमें पता है कि ये किससे बना होगा, C के बीच में C डबल बॉन्ड रहा होगा, यहाँ पे H2 रहा होगा, यहाँ पे H2 रहा होगा। ये चारों हाइड्रोजन जो है अब यहाँ से हट गए और इनकी जगह फ्लोरीन लग गया तो हमारा टेफ्लॉन का फॉर्मेशन हुआ। जब यहाँ पे H की जगह F लग गया और इन यूनिट्स ने आपस में कंबाइन कर लिया तब हमारा टेफ्लॉन का फॉर्मेशन हुआ। जो मोनोमर है, एकलक इकाई है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं 4 फ्लोरीन है तो टेट्रा फ्लोरो और 2 कार्बन है तो इथेन। यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है टेट्रा फ्लोरो इथेन है और बहुत सारी आपस में कंबाइन करेंगी तो पॉलीमर का नाम या तो आप टेफ्लॉन कह सकते हैं या फिर इसको आप बोल सकते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। लिख लीजिएगा बच्चों इसको, टेट्रा फ्लोरो इथीन, क्योंकि इथीन के बना है ये। मोनोमर यूनिट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसके, ये इसकी मोनोमर यूनिट है टेट्रा फ्लोरो इथीन। और पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन को मैंने यहाँ आपको लिख के बता दिया है, ये इसकी पॉलीमर यूनिट है। डायग्राम इसका दिखा रखा है कि देखने से माइक्रोस्कोपिक डायग्राम कैसे दिखाई देगा इसका। कभी कभी टेफ्लॉन न लिखकर बच्चों ये PTFE भी लिखता है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, ये इसका दूसरा नाम है। इसके यूज देखिए कहाँ कहाँ काम में आता है। ये कंटेनर्स जो होते हैं उनकी सील बनाने के काम में आता है। सील मतलब कोई चीज़ अगर डाल देंगे उस कंटेनर में तो वो बाहर नहीं निकलेगी, तो कंटेनर सील्स बनाने में काम आता है। और जहाँ मेन यूज़ है इसका नाउडेज, नॉन स्टिक कुकवेयर्स जो होते हैं, ऐसे बर्तन जिसमें खाना चिपकता नहीं है, जिसमें खाना बनाने के लिए बहुत कम तेल की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ ये काम आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केबल में भी काम में आते हैं ये। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो चाहे तो यहाँ से डिफरेंस लिख सकते हैं, मैंने डिफरेंस दे रखा है इंग्लिश में। हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन के बीच में कि किस तरह से एक में ब्रांचिंग होती है लो डेंसिटी में और हाई डेंसिटी में ब्रांचिंग नहीं होती है। वो सॉफ्ट होता है लो डेंसिटी वाला, हाई डेंसिटी वाला हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये लेस डेंस होता है, थोड़ा वीक होता है, सॉफ्ट होता है, आसानी से पिचक जाता है। खिलौना अगर हो इसका लो डेंसिटी पॉलीथीन का तो आसानी से पिचक जाता है। थोड़े कम अच्छी क्वालिटी का ये पॉलीथीन होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। यहाँ कैन दिखाया हुआ है आपको, इस तरह के बर्तन जिसमें आप कोई केमिकल स्टोर कर सकते हैं, काम में आते हैं। और लो डेंसिटी पॉलीथीन आपने सबने देखा है, जिसमें आप सामान लेके आते हैं मार्केट से, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन है। पॉलीथीन की थैली इसका एग्जाम्पल है। थर्ड जो हमारा था वो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल था। बच्चों हम ये एडिशन पॉलीमराइजेशन योगात्मक बहुलीकरण के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं आपके कोर्स में जो थे। पहला पॉलीथीन था, दूसरा मैंने आपको टेफ्लॉन बताया है, तीसरा जो है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है। किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है यहाँ दिया हुआ है। ये हमारा एक्राइलोनाइट्राइल है, 2 कार्बन इसमें ये वाले हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है और एक CN नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है नाइट्राइल पड़ा है। इसका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, मुक्त मूलक जो है बहुलीकरण होता है इससे, और हमारा जो बन जाता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है। मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बच्चों बताया था कि एक्राइलोनाइट्राइल अगर एक ही मोनोमर है, एक ही एकलक है, वही अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम पॉली शब्द लगा देंगे। जहाँ भी पॉली शब्द देखने को मिल रहा है उसका मतलब उसमें एक ही मोनोमर है और वही मोनोमर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जिसमें 2 मोनोमर होंगे जिसको हम कोपॉलीमर कह रहे हैं, उसके नाम के आगे पॉली नहीं लगेगा। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का दूसरा नाम पैन भी लिखा हुआ है, P से पॉली एक्राइलो और नाइट्राइल, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसका। ये कहाँ पे काम आता है वो देखिए, जो मैट्स होते हैं उनको बनाने के काम में आता है। घर में जो डेकोरेटिव मैट्स होते हैं, सजाने के कालीन बनते हैं, वहाँ ये काम आता है। कंबल, ब्लैंकेट, स्वेटर्स, स्विम सूट्स, तैरते वक्त पानी में जब पहनते हैं कपड़े, वो भी इसी से बनते हैं। और जो आप पिलो यूज़ करते हैं घर में, उसमें जो सिंथेटिक फाइबर भरा हुआ होता है वो भी एक्राइलोनाइट्राइल ही है, तकिए में जो हम डालते हैं। यहाँ पे डिफरेंस दिया है मैंने, एडिशन पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलीकरण और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, संघनन बहुलक। संघनन बहुलीकरण भी आप कह सकते हैं। पॉलीमराइजेशन मतलब बहुलीकरण, और सिर्फ पॉलीमर होगा तो संघनन बहुलक हो जाएगा। संघनन बहुलक के एग्जाम्पल्स हम भी आगे पढ़ेंगे। एडिशन के हमने पढ़ लिए,
यहाँ देखिए बार बार एक ही शब्द आया है, इसमें सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट होती है, एकलक इकाई होती है, इसीलिए हमेशा एडिशन पॉलीमर का जो भी नाम होगा उसके आगे पॉली लगा हुआ होगा। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिए एग्जाम्स में कि इसमें से कौन सा एडिशन पॉलीमराइजेशन है और कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, तो आप पॉली शब्द जो है नाम के आगे इस तरह से अगर पॉली शब्द लगा है तो वो सारे के सारे जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल है। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं निकलता है, जबकि कंडेंसेशन में पानी का, HCl का, अल्कोहल का, इस तरह के छोटे मॉलिक्यूल्स हमें निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये हम अपनी पहली स्लाइड में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम फर्स्ट वीडियो जो है इसको देख लें, उसके बाद ही इसको आगे कंटिन्यू करें। अब इसने कहा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है इसका। ये देखिए यहाँ पर भी देखने में वही फॉर्मूला था और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है। 2 C दिख रहे हैं आपको, यहाँ भी 2 C दिख रहे हैं, 2 H हैं, एक H नीचे है, 2 H है, एक H नीचे है और CN है। तो इनका फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा N देखने को मिल जाता है। N का मतलब है बहुत सारी यूनिट्स जो है आपस में कंबाइन हो गई हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड को बोलते हैं, टेफ्लॉन अभी अभी हमने पढ़ा है। इसमें जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग अलग होता है। नाइलॉन 6 और बेकेलाइट हम अभी आगे पढ़ेंगे तब आपको ये और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंस जो है आप इसके याद कर लेंगे। एग्जाम्पल्स जो है, पॉलिस्टर भी है इसका एग्जाम्पल संघनन बहुलक का, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो है पॉलीअमाइड्स हैं, रेजिन्स हैं। अब यहाँ देखिए आप बोलोगे मैडम यहाँ पॉली जो है शब्द देखने को मिल रहा है और आपने कहा था कि पॉली शब्द नहीं मिलेगा। बच्चों यहाँ ये देखो पॉलीथीन, जो यहाँ वाला पॉली था और इसमें डिफरेंस है। वहाँ पर हम देख रहे थे पॉलीइथीन, इसका मतलब बहुत सारी इथीन। इथीन जो था वो हमारा मोनोमर भी था, एकलक भी था और वही नाम जो है हमें पॉलीमर में भी देखने को मिल रहा है। ये पॉलीमर है, बहुलक है और ये हमारा मोनोमर एकलक है। मोनोमर जो है अगर इथीन है तो वही नाम हमें पॉलीमर में भी देखने को मिला है, इथीन। यहाँ देखिए बच्चों पॉली ईस्टर लिखा है मैंने, ईस्टर का मतलब जो है ईस्टर बंद इसमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। नीचे लिखा हुआ है पॉली अमाइड, इसका मतलब अमाइड जो बॉन्ड है वो यहाँ पर, अमाइड ग्रुप जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है एडिशन वाले में हमें पॉली बहुत सारे मोनोमर देखने को मिल रहे थे, जिस मोनोमर से एकलक से बना हुआ है वही हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे थे। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन संघनन बहुलक में हमें नाम पढ़कर ऐसा कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि इसमें बहुत सारे कौन से एकलक मोनोमर लगे हुए हैं। नाम सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें बहुत सारे ईस्टर ग्रुप लगे हुए हैं। नीचे वाला हमें बता रहा है कि इसमें बहुत सारे अमाइड ग्रुप लगे हुए हैं। अमाइड CONH होता है समूह और ईस्टर जो हमें पता है COO समूह होता है हमारा ईस्टर का। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो नाम होता है उससे हमें उनके मोनोमर एकलक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये आगे हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हम संघनन बहुलीकरण भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें एक इस तरफ है और एक इस तरफ लगा हुआ है। डाई अमाइन, 2 अमाइन है। ये देखिए ये बीच में जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है इसमें कार्बन की चेन है और कार्बन के नंबर कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ भी कार्बन की चेन है और कार्बन के नंबर कुछ भी हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देख के हमें लग रहा है कि 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप यहाँ कंबाइन करेंगे। एक फंक्शनल ग्रुप COOH है और एक फंक्शनल ग्रुप NH2 है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और उन्होंने ये देखो CONH बीच में जो है ये अमाइड है हमारा, ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है CONH ये अमाइड है। तो इस तरह के पॉलीमर में, कंडेंसेशन पॉलीमर में हमें बहुत सारे अमाइड ग्रुप देखने को मिलेंगे। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप OH है, दूसरा टर्पिथेलिक एसिड है, इसमें COH है। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें डेक्रोन मिलेगा। डेक्रोन जो है ये आगे फिर से आएगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। N जो है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, चाहे एडिशन हो चाहे कंडेंसेशन हो। N मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमने अभी भी पढ़ा है कि इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पानी के, अल्कोहल के और एसिड के निकलते हैं। जो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बताए, यहाँ पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, कैसे निकलेगा वो देखिए। OH तो यहाँ से निकलेगा और H हमारा यहाँ से निकलेगा, तो हमारा H2O निकल गया। जैसे OH यहाँ से निकलेगा, ये जो बच गया है हमारे पास ये वाला, ये रहा हमारा यहाँ तक, और यहाँ जो बच गया है H तो निकल गया, तो ये वाला जो ग्रुप बचा है हमारा, ये हमारा ये रहा। तो जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है उस समय छोटा मॉलिक्यूल निकलता है। इस रिएक्शन में पानी निकल रहा है, यहाँ भी पानी निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा हमारा
और OH यहाँ से निकलेगा। तो क्या बच गया, इस साइड हमारा NH बच गया, ये देखो NH यहाँ लिखा हुआ है। इस साइड में हमारा CO बच गया, ये हमारा CO लिखा हुआ है। इसको हम पॉलीएमाइड कहते हैं। पॉलीमाइड्स के आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नाइलॉन 6,6 दिया हुआ है और दूसरा पॉलीमाइड जो है वो नाइलॉन 6 दिया हुआ है। नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 में आपको मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में डिफरेंस भी बताऊंगी। पहले देखिए नाइलॉन 6,6, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि इसका नाम नाइलॉन 6,6 क्यों पड़ा है। इसमें जो दो मोनोमर यूनिट है, दो एकलक जो है वो अलग अलग हैं, इसलिए हमने इसको कहाँ रख दिया बच्चों, इसलिए हमने इसको संघनन बहुलीकरण में रख दिया। अब क्योंकि दोनों मोनोमर अलग अलग हैं तो किस प्रकार का बहुलीकरण हो गया ये, इसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। कोपॉलीमर वो होते हैं, सहबहुलक वो होते हैं जिसमें दोनों मोनोमर यूनिट्स हैं अलग अलग होती हैं, और जिसमें सेम होती है बच्चों उनको होमोपॉलीमर बोलते हैं, समबहुलक बोलते हैं। अब क्योंकि कंडेंसेशन है तो यहाँ पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा तो OH हमारा यहाँ से निकल जाएगा, H हमारा यहाँ से निकल जाएगा और बीच में ये वाला बॉन्ड जो है अमाइड वाला ग्रुप हमारा आ जाएगा, नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बच्चों मैं तुम्हें बता रही थी कि ना नाइलॉन 6,6 का नाम क्यों पड़ा इसका, तो दो यूनिट्स जो इसमें हैं, ये हमारी पहली यूनिट है, ये हमारी दूसरी यूनिट है मोनोमर की। इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में 6 कार्बन्स हैं, यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन ये रहे और 1 कार्बन ये रहा और 1 ये रहा। दोनों में क्योंकि यूनिट्स में 6 कार्बन है इसलिए इसका नाम है नाइलॉन 6,6। और क्योंकि इसमें CONH अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइड बीच में लिंकेज प्रेजेंट है, बंध प्रेजेंट है, इसलिए इसको पॉलीअमाइड में रखा हुआ है हमने। तो जब भी ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब क्योंकि हमने N मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया है तो वाटर के यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। आगे माइनस निकाला है इसका मतलब निकल रहे हैं, प्लस होता तो इसका मतलब ऐड हो रहे हैं। नायलॉन हमारा यूज कहाँ पे आता है, क्योंकि इसके पतले पतले फाइबर्स होते हैं, जिस मशीन से कपड़े बनते हैं वहाँ इसको काम में ले सकते हैं, उस मशीन से इसके कपड़े बनाए जा सकते हैं। पैराशूट्स, रेनकोट्स, क्योंकि इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ तन्यता बहुत ज़्यादा होती है, इनको खींचने पर आसानी से टूटते नहीं हैं तो रस्सियाँ बनाने के काम आते हैं। ये जो आप टूथब्रश काम में लेते हैं, टूथब्रश भी इसी के बने हुए हैं। और वूल के साथ मिक्स करके, जो नेचुरल वूल होती है हमें भेड़ से मिलती है, उसके साथ में इसको मिक्स करके सॉक्स और स्वेटर बनाने के काम में इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है, फाइबर आसानी से टूटता नहीं है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, पानी को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए रेनकोट के रूप में काम में आता है ये। पैराशूट जो है इसके अंदर से हवा भी पास नहीं होती है और पानी भी पास नहीं होता है, इसलिए रेनकोट और पैराशूट बनाने में ये काम आता है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉलीअमाइड नायलॉन 6 है, क्योंकि इसका नाम बता रहा है, इसमें एक ही जो है यूनिट है और उसमें भी 6 कार्बन है। यहाँ देख लीजिए, यूनिट का नाम जो है कैप्रोलैक्टम है, ये 6 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 आप काउंट कर सकते हैं, इसमें ये कार्बन्स है। जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है इस यूनिट का, तो ये बीच में जो साइकिल है टूटती है, कहाँ से टूटेगी वो देखिए, ये साइकिल जो है यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से टूटेगी और ये लॉन्ग चेन बन जाएगी। देखिए ये NH, जब ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये वाला NH जो है हमारा यहाँ आ गया, ये देखिए ये NH लिखेंगे इसको। ये वाला CO जो है यहाँ से टूट गई, चेन खुल गई, ये CO हमारा ये रहा, और बीच में इसने लिखा है CH3, 5 कार्बन लिखे हैं, तो 1 2 3 4 और 5 CH2 है, ये CH3 नहीं लिखा है, गलती से लिखा हुआ है ये, इसको CH2 कर लेंगे। 5 CH2 यहाँ प्रेजेंट है और ये हमारा पॉलीमर बन गया, N लगा दिया, N मीन्स पॉलीमर है, नायलॉन 6 है ये। नायलॉन 6 को जो है पेरियन भी कहते हैं। और जो हमारा कैप्रोलैक्टम बना है बच्चों, ये साइक्लोहेक्सेन जो है काफ़ी रिएक्शंस होने के बाद में फॉर्म करता है। ये कैप्रोलैक्टम जो है ये हमारा साइक्लोहेक्सेन से बनता है। साइक्लोहेक्सेन जो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हम डिटेल में नहीं बताएंगे। ये साइक्लोहेक्सेन है बच्चों, ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन जो है बहुत सारी रिएक्शंस अंडरगो करता है, उसके बाद में इससे कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन ये करता है, जिसका पॉलीमराइजेशन होकर नायलॉन 6 हमारा बनता है। जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाया हुआ है कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 का फॉर्मेशन जो हो रहा है, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। पहले कैप्रोलैक्टम को जब हम नमी की उपस्थिति में गर्म करते हैं, आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, कोर्स में आपकी डिटेल में नहीं है, इसलिए आप लोग सिर्फ सुनेंगे, रिएक्शन में नहीं लिखूंगी। कैप्रोलैक्टम को जब नमी या पानी की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है, अमीनो कैप्रिक अम्ल जिसे कहते हैं, और गर्म करते हैं दोबारा उसको तो उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है और हमारा नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। जो इंटरमीडिएट हमारा बना था वो 6 कार्बन का एक अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। चलो मैं लिख देती हूँ आपको, यहाँ पे देखिए
ये जो था हमारा रिएक्शन, इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ था जो 6 कार्बन का एक अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल था। इस तरह का कुछ बनता है हमारा बीच में, और इसको दोबारा गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं, गर्म करने पर हमारा ये नाइलॉन 6 बन जाता है। ये हमारा इंटरमीडिएट है जो कैप्रोलैक्टम को नमी वाटर की प्रेजेंस में गर्म करने पे हमें मिलता है। नाइलॉन 6 की यूज देख लीजिए कहाँ कहाँ यूज आता है। ये भी रस्सियां बनाने के काम में आता है, रोप्स बनती हैं इसकी, टायर्स बनता है, क्लोथ्स वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनाने के काम आता है। जिन काम में हम लोग नाइलॉन 6 को लेते हैं, सारे काम जो है वो नाइलॉन 6 से भी हो सकते हैं। पतली पतली डोरियां जो आती है नाइलॉन की, डोरी बनाने के काम आता है। रोप्स बच्चों मोटी होती है और जो पतली होती है साइज में, उन्हें हम डोरी कहते हैं। तो हमने कंडेंसेशन पॉलीमर में फर्स्ट जो पढ़ा था पॉलीअमाइड्स पढ़ा था, जिसमें नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 हमारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं। सेकेंड जो टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, वो है हमारा पॉलीईस्टर। क्योंकि इसका नाम बता रहा है, इसमें बहुत सारे ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल इसका डेक्रोन है। ये पहले भी आया था जब मैंने आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ मैंने डेक्रोन का नाम लिया था। पॉलीईस्टर है मतलब बहुत सारे ईस्टर लिंकेज इसमें प्रेजेंट हैं। ये देख लीजिए, इसमें ये हमारी ईस्टर लिंकेज है। यहाँ पे सी प्रेजेंट है। सी को लिखते नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जब आप कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे सी जो है लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सी प्रेजेंट है। बच्चों डेक्रोन का ही दूसरा नाम जो है टेरिलीन है। टेरिलीन की जब फॉर्मेशन होता है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये फर्स्ट वाला हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये दिखा रखा है यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका जब रिएक्शन होता है टर्पिथेलिक एसिड के साथ में, तो बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक ईस्टर लिंकेज हमारा बन जाता है, इसलिए इसको पॉलीस्टर में इंक्लूड किया गया है। कभी कभी आपको डेक्रोन नाम से देखने को मिलेगा और कभी कभी ये टेरिलीन नाम से आपको देखने को मिलेगा। जो पॉलीस्टर है उसके बच्चों यूज़ देख लीजिए कहाँ यूज़ आते हैं। ये क्लोथ्स बनाने के काम आते हैं। वूल के साथ में जब इसको मिलाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो टेरी वूल कहलाता है। टेरिलीन को हमने वूल के साथ मिला दिया तो टेरी वूल बन गया, और अगर हमने कॉटन के साथ इसको मिला दिया तो जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट वो टेरिकॉट बनेगा। तो ये ज़्यादातर जो है क्लोथ फॉर्मेशन के लिए बनाने के काम में आते हैं। हाई रेजिस्टेंट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। इंडस्ट्रियल जो लेबर होते हैं उनके लिए एप्रन, रिकॉर्डिंग टेप बनाने के काम में आते हैं। जो सीट बेल्ट्स होती हैं उनको भी बनाने के लिए इसी को काम में लिया जाता है। जो है वो हमारा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिनॉल ने जो है रिएक्शन करा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, कैटलिस्ट बेसिक है तो यहाँ OH लिखेंगे हम, और हमारा जो फॉर्मेशन हो गया एक ऑर्थो प्रोडक्ट है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल बना है, और साथ में जो है पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनॉल, दोनों का फॉर्मेशन हुआ है। अभी दोनों यूनिट्स जो फॉर्म हुई हैं हमारी, ये एज ए मोनोमर काम करेंगी, और जिस प्रकार से जिस तरह से ज्वाइन होंगी उसका फॉर्मेशन हमें बताएगा कि वो बैकेलाइट है कि नोवेलेक है। बैकेलाइट और नोवेलेक का फॉर्मेशन किस तरह से होता है हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये बच्चों हमारा बैकेलाइट है, कैसे बनता है देखिए। ये फिनॉल है, फिनॉल के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हो गया। अभी हमने पढ़ा है कि बेसिक कैटलिस्ट होता है, और ये जो बैकलाइट है इसका मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। होता क्या है वो देखिए। जब हम बैकलाइट का फॉर्मेशन करते हैं तो दो यूनिट्स जो हमारी पहले बनी थी ऑर्थो और पैरा, मैंने आपको बताया था, ये हमारा ऑर्थो था और साथ में पैरा यूनिट बनी थी। ये आपस में कंबाइन करते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है वो देखिए। जब आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो आसान तरीका बता रही हूँ आपको। इस तरह से पहले खूब सारे बेंजीन रिंग बना लीजिए आप अगल बगल में। उसके बाद हम बीच में मिथाइलिन ब्रिज बना देंगे, बंद बना देंगे मिथाइलिन। एक या नीचे बना लीजिए आप, 2 लाइन बना लीजिए बेंजीन की। बैकेलाइट किस तरह से बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे एग्जाम में वो आपको मैं बता रही हूँ। अब इनको ज्वाइन कैसे करेंगे वो देखिए। इन दोनों के बीच में CH2 लगा दीजिए। यहाँ भी CH2 लगेगा, यहाँ भी CH2 लगेगा। इतना लगाने के बाद में क्या करेंगे आप, इस वाली पोजीशन जो है ना, यहाँ भी CH2 लगा दीजिए, यहाँ CH2 लगा दीजिए। यहाँ पहले हम CH2 को पूरा करेंगे, ऐसे नीचे लगा दीजिए CH2 CH2। आपको अगर इस तरह से बनाएंगे मेरे साथ साथ तो आपको आसान हो जाएगा। उसके बाद अब आपको बचे हैं OH लगाने, इसमें ऊपर लगा दीजिए OH और नीचे वाले में नीचे लगा दीजिए। ये हमारा हो जाएगा बैकेलाइट। ये जो मैंने यहाँ छोड़ी हुई है इसका मतलब ऐसी बहुत सारी यूनिट्स जो है आगे कंबाइन कर रही हैं और बड़े से एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रही हैं। इसी चीज़ को जो है इस तरह से यहाँ दिखाया हुआ है। बैकेलाइट कहाँ कहाँ काम में आता है, इसके काम देख लीजिए, क्या क्या यूजेस हैं वो देख लीजिए।
जो कंटेनर्स होते हैं उनके हैंडल बनाने के काम में आता है, ताकि आपका हाथ जले नहीं। कुकर का हैंडल देखा होगा आपने, वो भी इसी का बना हुआ है। जो आपके इलेक्ट्रिक स्विच हैं वो बनाने के काम में आता है, क्योंकि इंसुलेटर है ये। थोड़ा सॉफ्ट जो बैकलाइट होता है, लकड़ी को चमकाने के लिए जो पॉलिश होती है उसको। और जो हार्ड बैकलाइट होता है, आपकी जो पेन्स बने हुए हैं, पेन का आउटर पार्ट जो बना हुआ है, हार्ड बैकलाइट वहाँ काम में आता है। मैंने आपको स्विच बता ही दिया, स्विच भी उसी के बनते हैं, हार्ड बैकलाइट के। पेन, कॉम्स, कंघे जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ये सारे जो इसी से बनते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नोवेलैक, जो हमने 2 यूनिट ऊपर देखी थी, ऑर्थो और पैरा, वही हमारे यहाँ काम में आएंगी। ये देखिए, जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको या तो आप HCHO लिख दीजिए या फिर CH2O लिख दीजिए, दोनों सेम है। बेसिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया है, एक ऑर्थो बन गया। इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्थो पैरा। अगर बहुत सारे ऑर्थो प्रोडक्ट जो होते हैं, एन लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे ऑर्थो प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करते हैं इस तरह से, तो इनके बीच में एक मैथिलीन ब्रिज, इसको मैथिलीन ब्रिज बोलते हैं। यहाँ भी है मैथिलीन ब्रिज, यहाँ है, ये हमारा मैथिलीन ब्रिज है जो बीच में बना हुआ है, 2 फिनॉल को जोड़ रहा है या 2 बेंजीन रिंग्स को जोड़ रहा है, वो हमारा मैथिलीन ब्रिज है। इस तरह से एक लीनियर जो है सीधी श्रृंखला बनती है, वो हमारी नोवेलैक होती है। जबकि हमने देखा था बैकेलाइट में ऑर्थो और पैरा दोनों कंबाइन कर रहे थे, N यूनिट्स जो है ऑर्थो मोनोमर की और N यूनिट्स जो है पैरा मोनोमर की कंबाइन करके बैकेलाइट का फॉर्मेशन कर रही थी। नोवेलैक कहाँ यूज में आता है देखिए। बैकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग रेजिन है। थर्मोसेटिंग हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है पार्ट 1 में, कि जिनको एक बार गर्म करके वो मुलायम हो जाते हैं, लेकिन दोबारा इसको काम में नहीं ले सकते। एक बार सेट हो गए तो दोबारा काम में नहीं आ सकते हैं, दोबारा गर्म करने पे ये पिघलते नहीं हैं। आपने एक बार गर्म किया, पिघल के वो कठोर हो गए, दोबारा गर्म करेंगे तो वो नहीं पिघलेंगे, दोबारा काम में इसको नहीं ले सकते हैं। ऐसे पॉलीमर्स को हम ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। जिन काम में हम बैकेलाइट को लेते हैं वो सारे काम जो है नोवेलैक के साथ में कर सकते हैं। स्विच बनाने के काम में आते हैं, हैंडल्स कंटेनर के, पेन, कॉम्स, ये सारे जो है यूज़ इनके भी हैं, जो हमने बैकेलाइट के पढ़े थे। बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए मेलामाइन। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 यूनिट जो है कंबाइन कर रही हैं और फिर जाके पॉलीमर बन रहा है। अगर एक ही यूनिट होती तो हम पॉली वर्ड लगाकर उस यूनिट का, उस मोनोमर का एक अलग का नाम लिख देते, जैसे हम पॉलीथीन में लिखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ 2 यूनिट है, दोनों का नाम लिखा हुआ है। ये वाली जो है हमारी मेलामाइन है, इसको हम मेलामाइन कहते हैं। और जो साथ में हमारे कंबाइन कर रही है वो हमारी फॉर्मेल्डिहाइड है। मैंने आपको अभी भी बताया है कि यहाँ पे C लिखा हुआ नहीं दिखाई जाता जनरली, यहाँ C है, ये हमारी फॉर्मेल्डिहाइड है। ये कंटेनर्स जो मैंने दिखा रखे हैं इसलिए दिखा रखे हैं, क्रॉकरी सेट्स जो होते हैं, डिनर सेट्स जो होते हैं, जो गिरने पर टूटते नहीं हैं, वो मेलामाइन के बने हुए होते हैं। बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर हम कहते हैं। ये जो बीच में हमारा बना है ये इंटरमीडिएट है, और ये इंटरमीडिएट जो है, बच्चों यहाँ प्लस का निशान मत लगाना आप, ऐसी बहुत सारे यूनिट्स का फॉर्मेशन कर देता है। इसी को मैं यहाँ बना देती हूँ शॉर्ट में। इसने यूनिट्स को ऐड कर करके दिखाया है, मैं इसी को मॉडिफाई कर रही हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है लिखने की। ये हमारा जो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड मेलामाइन पॉलीमर या मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर कहलाएगा। ये हमारा इंटरमीडिएट है जो आपस में एज ए मोनोमर यूनिट कंबाइन करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। इसके यूज़ जो है बता दिया मैंने, क्रॉकरी सेट बनाने के काम में आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कंटेनर्स, बर्तन बनते हैं इसके। क्योंकि ये हार्ड होता है इसलिए इससे शीट्स बनती हैं, चद्दर जिन्हें बोलते हैं, और उन शीट्स को अलग अलग ट्रे वगैरह और दूसरे यूज़ में लिया जाता है। ये ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, हार्ड तो होते ही होते हैं। और मेन जो होती है ये ब्रेकलेस होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, गिरते ही टूटते नहीं हैं, इसलिए आजकल ये ज़्यादा जो है प्रचलन में है, ज़्यादा इनको काम में लिया जाता है। जब आप लिखेंगे इसका, मैं ये रिएक्शन जो मैंने दिखा रखी है नीचे, इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ। इसने लॉन्ग फॉर्म में दिखा रखी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। पहले एक रिंग बनाएंगे, एक छोड़कर एक यहाँ पे आप N लिख देंगे, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे N के साथ में। यहाँ एक NH2 लग जाएगा, एक NH2 यहाँ लग जाएगा, एक NH2 यहाँ लग जाएगा। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, HCHO भी लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को। जो चीज़ हमारी फॉर्म होगी वो देखिए, ये वाला जो है हमारा
इस एंड पे जाके अटैच हो जाएगा, ये फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट है ये इंटरमीडिएट जो है बाद में पॉलीमराइज होकर बहुलकन होकर इसका मेलामाइन बनेगा। मेलामाइन का मैं डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर का, दोबारा बना लीजिएगा। एक रिंग बनाइए, पहले एक छोड़कर एक एन लिख लीजिए। इसमें जहाँ एन लगे वहाँ डबल बॉन्ड बना लीजिए, फिर एक छोड़कर एक बेंजीन की तरह। एक यहाँ हो गया फ्री वैलेंसी, यहाँ एन लिख देंगे। जहाँ जहाँ हमारा NH लगा हुआ था वहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो गई है, ये हमारा मेलामाइन हो गया। तो आपको जो भी अच्छा लगे, या तो ये लिख लीजिए और या फिर ये लिख लीजिए। इसको मैंने शॉर्ट करके आपको बता दिया है। आगे देखिए, सबहुलीकरण कोपॉलिमराइजेशन मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड्स में कि जब दो मोनोमर यूनिट अलग अलग होंगी और वो आपस में पॉलिमराइज करेंगी तो उसको हम कोपॉलिमराइजेशन कहते हैं। और कितने टाइप्स का ये होता है? पहला है अल्टरनेटिंग कोपॉलिमर, मतलब एक छोड़कर एक। जो मोनोमर यूनिट्स होती है इस प्रकार के पॉलिमराइजेशन पे, अब क्योंकि कोपॉलिमर है तो दो अलग अलग यूनिट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग यूनिट्स हैं। हम मान रहे हैं कि एक पॉलीमर है, उसमें दो यूनिट्स हैं A और B। अगर वो अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर बनाएगी, एकांतरित सबहुलक बनाएगी, तो किस तरह से लगेंगी वो दोनों यूनिट्स, वो देखिए। अल्टरनेट इसको बोलते हैं, एक बार A एक बार B एक बार A। इस तरह से जो पॉलीमर बनेगा दो मोनोमर यूनिट के साथ में A और B, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। अगला है रैंडम कोपॉलीमर। रैंडम मतलब कैसे भी, इसका एग्जाम्पल हो सकता है मैं दो मोनोमर यूनिट वाला ही पॉलीमर ले रही हूँ, कैसे भी लगा दीजिए आप। इसमें कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न नहीं है, ये रैंडम पॉलीमराइजेशन हो गया आपका, रैंडम कोपॉलीमर हो गया। अगला है ब्लॉक कोपॉलीमर। इसमें जो ब्लॉक के फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में लगता है। हम इसको B लिखेंगे, C तो हमने लिया ही नहीं है। मान लीजिए 3 B लग गए, फिर A लग गए, फिर दोबारा A लग गए हमारे, ये हमारा ब्लॉक कोपॉलीमर होगा। ब्लॉक मीन्स इस तरह से देखिए, ये B का ब्लॉक हो गया, फिर ये हमारा A का ब्लॉक हो गया, फिर दोबारा हमारा A का ब्लॉक हो गया, ये हमारा B का ब्लॉक हो गया। एक ब्लॉक के रूप में, हर ब्लॉक में 3-3 हैं, तो हमारा हो जाएगा ब्लॉक कोपॉलीमर। अगला है हमारा ग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग मतलब एक पेड़ को, हमने सुना है जहाँ बागवानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, एक पेड़ पे दूसरे पेड़ का टुकड़ा लगाना, उसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसका डायग्राम जो है इस तरह से बनेगा ग्राफ्टिंग वाले का। ये A है, क्योंकि दो मोनोमर यूनिट्स हैं उस पॉलीमर को बना रही हैं, तो A को एक डंडी बना दीजिए और B जो है इसकी ब्रांचिंग बना दीजिए इस तरह से, B यहाँ लग जाएगी। तो A जो है उसके B लटक रही है, A के ऊपर B की ग्राफ्टिंग हो रही है। इस तरह के पॉलीमर जो होंगे वो हमारे ग्राफ्ट पॉलीमर या कलम सबहुलक कहलाएंगे। मैंने कोपॉलीमराइजेशन होता क्या है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ लिखा हुआ है। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमरिक सैंपल, मैंने बता दिया, एक या एक से अधिक जो है मोनोमर एकलक इकाइयाँ जो हैं आपस में पॉलीमराइज होती हैं, बहुलकन करती हैं, तो कोपॉलीमर सबहुलक का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को सबहुलीकरण या कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं। नायलॉन 6,6 इसका एग्जाम्पल है, जिसमें हमें दो यूनिट देखने को मिलती हैं। पहली जो है एडिपिक एसिड है और दूसरी जो है हेक्सामिथाइलिन डायमीन है। दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं, इसलिए कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। इधर मैंने ब्यूना एस का दिया हुआ है एग्जाम्पल। 1,3 ब्यूटाडाइन एक मोनोमर है इसमें, और स्टायरीन जो है दूसरा मोनोमर है। दोनों मोनोमर जो है एक अलग अलग है, इसलिए इसका नाम जो हो गया ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर। कोपॉलीमर वर्ड का ही मतलब है कि जो दो मोनोमर यूनिट्स हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। नेक्स्ट है हमारा रबर। रबर को भी दो कैटेगरीज में रखा गया है, एक नेचुरल रबर जो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। दूसरा जो है सिंथेटिक रबर, जिसको हम लैब में या इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, वो प्राकृतिक रबर से थोड़ा अलग होता है, उसको हम संश्लेषित रबर कहते हैं। नेचुरल रबर सबने पढ़ा है, बच्चे छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये जो है पेड़ से मिलता है, रबर का पेड़ जिसे कहते हैं हेविया ब्रेसिलिनेसिस इसका नाम है, उससे एक दूध मिलता है, उस दूध को हम लेटेक्स कहते हैं। देखिए दिखा रखा है यहाँ पे, सफ़ेद रंग का दूध है, गाढ़ा होता है, और मैंने कहा है भी लेटेक्स कहते हैं, जिसमें 30 से 60% जो है रबड़ होता है। इसको हम 1% एसिटिक एसिड में मिलाकर जब इसको छोड़ देते हैं तो रबड़ जो है वो नीचे बैठ जाता है, उस धो लेते हैं हम, और बड़े बड़े रोलर्स की हेल्प से इसे पतली पतली रबर शीट के हम बदल देते हैं। और जो रबर शीट हमने बना ली रोलर की हेल्प से, उसको हम ऑयल के धुएं में स्मोकिंग करते हैं, जिससे रबर जो है अति सूक्ष्म जीवाणुओं से सुरक्षित रहता है और इसका
स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। जो नेचुरल रबर हमें मिलता है पेड़ से वो एज इट इज़ जो है कमर्शियली यूजफुल नहीं होता है, किसी भी काम में नहीं आता है, क्योंकि इसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है और ये बायोडिग्रेडेबल होता है नेचुरल रबर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंथेसाइज करना पड़ता है, इसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, तब जाके हमारे लिए ये काम का बनता है। नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन दिखा रखा है। आइसोप्रीन का जो है पॉलीमर होता है। आइसोप्रीन को हम C5H8 भी लिख सकते हैं, बाहर हम N लिख देंगे क्योंकि N यूनिट्स जो होती हैं आइसोप्रीन की वो कंबाइन करके पॉली आइसोप्रीन का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम नेचुरल रबर कहते हैं। तो नेचुरल रबर जहाँ भी आए आपको याद रखना पड़ेगा कि नेचुरल रबर जो है आइसोप्रीन इसका मोनोमर होता है, उसका पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये बनता है। आइसोप्रीन का दूसरा नाम 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन भी है। जो आइसोप्रीन है इसको हम 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ यूनिट बनी, इसको ध्यान से देखेंगे। जो आइसोप्रीन यूनिट बनी है यहाँ पे ये वाली, इसके N मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करके फॉर्मेशन करेंगे नेचुरल रबर का। ये जो आइसोप्रीन है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस, दोनों में आपको बना के दिखा रही हूँ। ये डबल बॉन्ड वाला C है, ये मैंने इसके H लगा दिया, ये मैंने CH2 लगा दिया इसके, ये हो गया हमारा CH3 और ये हमारा हो गया CH2। इसी चीज़ को जो है मैं आपको बना के दिखाया है। ये वाला जो है हमारा फॉर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसमें क्योंकि दोनों CH2 एक ही तरफ है, ये हमारा सिस आइसोप्रीन है। और अगर इसी को मैं घुमा के लिख देती हूँ तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांस। ट्रांस के लिए मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा इसको, ये हमारा ट्रांस आइसोप्रीन हो गया। जो नेचुरल रबर होता है वो सिस आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। ट्रांस आइसोप्रीन जो होता है जब वो पॉलीमराइज करता है तो एक और तरह का रबर बनाता है जिसे गट्टा पारचा कहते हैं। ये भी नेचुरल रबर है जो ट्रांस फॉर्म से बनता है। सिस से जो है हमारा नेचुरल रबर बनेगा और ट्रांस स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है आइसोप्रीन के, उससे हमें गट्टा पारचा मिलेगा। सिंथेटिक रबर मैंने आपको बता दिया, फैक्ट्रीज जो होती हैं वहाँ बनता है। क्वालिटीज़ जो होती हैं, प्रॉपर्टीज़ सेम नेचुरल रबर की तरह होती हैं, लेकिन ये नेचुरल में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको सिंथेटिक रबर हम कहते हैं। नेचुरल रबर जो हमें नेचर में मिल रहा है वो एज इट इज़ मैंने आपको अभी भी बताया है कि यूज़फुल नहीं है। उसको यूज़फुल बनाने के लिए उसका हम वल्कनाइजेशन करते हैं, उसको हम सल्फ़र के साथ में ट्रीट करते हैं। ये नीचे दिखाया हुआ है, ये नेचुरल रबर है जिसमें लीनियर ब्रांचेज हैं। ये सारी ब्रांचेज जो है रेखीय हैं, देखिए। इसमें जब सल्फ़र ऐड कर देते हैं, सल्फ़र जो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका वल्कनाइजेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। और ये जो रबर हमें मिलेगा इसको हम वल्कनीकृत रबर या वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। ये हार्ड होता है, यूज़फुल होता है अलग अलग मटेरियल्स बनाने के लिए, नॉन स्टिकी होता है, जबकि नेचुरल रबर जो है स्टिकी होता है। नेचुरल रबर को हम खींच नहीं सकते हैं, वो लेस इलास्टिक होता है, इसमें खींचने की क्षमता नहीं होती है। ये मोर इलास्टिक होता है, इसको हम काफ़ी खींच सकते हैं। जैसे ही सल्फ़र को हम नेचुरल रबर में ऐड करते हैं, सल्फ़र जो है यहाँ पर दो लीनियर चेन्स जो होती हैं उनके बीच में ये बॉन्ड बना लेता है और हमारा रबर जो है कमर्शियली यूज़फुल बन जाता है, हार्ड, नॉन स्टिकी और इलास्टिक बन जाता है। नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर में डिफरेंस दिया हुआ है। नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है, मुलायम, स्टिकी, चिपचिपा होता है, जबकि वल्कनाइज्ड रबर ऐसा नहीं होता है। लो टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब खींचते ही टूट जाता है, ये नहीं टूटता है। लो इलास्टिसिटी, ज़्यादा दूर तक इसको नहीं खींच सकते हैं, इसमें इलास्टिसिटी हाई होती है। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर 10 से लेकर 60 के बीच में ही इसको काम में ले सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे पिघल जाता है और बहुत लो टेम्परेचर पे ये ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है, भंगुर बोलते हैं ब्रिटल को। वल्कनाइज्ड रबर जो है इसको 40 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच तक काम में ले सकते हैं। इसका वियर एंड टियर आसानी से टूट फूट होती है इसमें। ये हाई वियर एंड टियर वाला होता है, इसमें आसानी से टूट फूट नहीं हो सकती है। नेचुरल रबर जो है कई सॉल्वेंट्स में, विलायक में सॉल्युबल होते हैं, जैसे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो है सॉल्युबल नहीं होता है, नहीं घुलता है इन सब सॉल्वेंट में जिसमें नेचुरल रबर घुल जाता है। तो बच्चों इस तरह से वल्कनाइज्ड रबर जब हम नेचुरल रबर से मिल जाता है, हमें फॉर्म कर लेते हैं, तो वो नेचुरल रबर और भी अधिक प्रोडक्टिव, यूज़फुल हो जाता है। लेकिन वल्कनाइजेशन के बाद में जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलता है उस फॉर्म में वो हमारे लिए किसी भी तरह का यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस होता है।
सिंथेटिक रबर जो है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारी वल्कनाइज्ड रबर से मिलती जुलती हैं, नेचुरल रबर से मिलती जुलती हैं। सॉलिड है, फ्लेक्सिबल है, मोड़ सकते हैं, ड्यूरेबल, काफ़ी टाइम तक चलता है। जब आप सिंथेटिक रबर की बात करें तो आप जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उनको अपने दिमाग में एक फ़ोटो रख सकते हैं उसकी। हार्ड हो जाता है जब इसको ठंडा करते हैं, गर्म करके इसको अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं। हीट, लाइट और केमिकल प्रूफ होता है ये। हीट और लाइट का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आपको पता है कि जो बहुत गर्म कंट्रीज़ हैं वहाँ भी टायर आसानी से काम में चल जाते हैं, गाड़ियों में पिघलते नहीं। और जो बहुत कोल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भी गाड़ियों में रबर के टायर ही काम में आते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, कुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एग्जाम्पल जो हमारे कोर्स में है, नियोप्रीन है सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल, और दूसरा है ब्यूना एन। ब्यूना एस जो है वो भी सिंथेटिक रबर है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है डिटेल में। तो ब्यूना एन और ब्यूना एस के बीच में हम सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। पहले हम देखते हैं नियोप्रीन क्या है। ये हमारे क्लोरोप्रीन यूनिट है। नियोप्रीन जो होता है वो क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। जब बहुत सारी क्लोरोप्रीन यूनिट जो है कंबाइन करती हैं तो वो नियोप्रीन का फॉर्मेशन कर देती है। यहाँ एन लिखा हुआ है हमने। बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के, जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक कार्बन का इसका इलेक्ट्रॉन है। जब ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो बीच वाले दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। और जो साइड वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपना जो वैलेंसी है इस तरह से फ्री छोड़ देता है। ये देखिए यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ा हुआ है, इस वैलेंसी को यहाँ पे इसने फ्री छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसके साथ ऐसी ही और बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करके हमारा पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगी। क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए इसका नाम क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन जो है जब नियोप्रीन रबर का फॉर्मेशन करती है तो ये पॉलीमराइजेशन जो है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। S2O8 ऊपर 2- ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। उसकी प्रेजेंस में क्लोरोप्रीन यूनिट जो होती हैं वो कंबाइन करके नियोप्रीन पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ये जो क्लोरोप्रीन हमारा बना है ये किस तरह से फॉर्म होता है वो देखिए। इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। इथाइन जब Cu2Cl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट है ये, इसका जो है हाइड्रोजनेशन कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं, रिडक्शन होगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका जो है फर्दर हम HCl के साथ में ट्रीट करेंगे जब इसको, तो हमारा क्लोरोप्रीन बन जाएगा। ये Cl जो है HCl से ही आया है, क्लोरोप्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर उस क्लोरोप्रीन को हम नियोप्रीन के बनाने के काम में ले सकते हैं। कहाँ कहाँ काम में आता है? जो होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल मजबूत पाइप्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग पाइप्स, वहाँ काम में आता है ये, जो फैक्ट्रीज में काम में लेते हैं। गैसकेट, बड़े बड़े गैस कंटेनर्स होते हैं, उसकी सील में काम आता है। प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग रोलर्स के फॉर्म में काम में आता है। नेक्स्ट हमारा जो है सिंथेटिक रबर वो है ब्यूना एन। ब्यूना एन जो है ये 1,3-ब्यूटाडाइन यहाँ दिया हुआ है और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है। इसका नाम जो है ब्यूना एन कैसे पड़ा वो देखिए। ये सारा प्रोसेस जो है सोडियम की प्रेजेंस में होता है। तो जो Na शब्द है यहाँ पे वो सोडियम से आया है, जिसकी प्रेजेंस में ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है। Bu जो है वो हमारा आया है 1,3-ब्यूटाडाइन के नाम से, और जो N जो आया है वो हमारा एक्रिलोनाइट्राइल में जो N है, ये Cn वाला N जो है इससे आया है। तो तीनों जो है इसमें काम जो आ रहे हैं वो आपस में कंबाइन करके इसके नाम को बनाएंगे ब्यूना एन। जो परसेंटेज होता है ब्यूटाडाइन का, 75% जो है 1,3-ब्यूटाडाइन होता है इसमें, 25% जो है एक्राइलोनाइट्राइल होता है इसमें, और सोडियम मैंने बता दिया आपको एज ए कैटलिस्ट काम करता है, तब जाके ये पॉलीमराइज होकर ब्यूना एन का फॉर्मेशन करते हैं दोनों मोनोमर यूनिट। इसका दूसरा नाम जो है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर भी है, या तो उसको ब्यूना एन बोल दीजिए या फिर एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर भी से हम कह सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारा रबर काम में आता है वहाँ वहाँ इसको हम काम में ले सकते हैं। टायर के फॉर्मेशन में, स्ट्रॉन्ग पाइप्स जो बनाने के काम में आता है ये। एक सब्स्टिट्यूट है नेचुरल रबर का, जहाँ हम नेचुरल रबर को काम में नहीं ले सकते क्योंकि उसका हीट टेम्परेचर रेसिस्टेंट लो होता है, वहाँ पे हम इनको काम में ले सकते हैं सिंथेटिक रबर्स को, क्योंकि हाई टेम्परेचर, हाई हीट और केमिकल्स को रेजिस्ट कर सकते हैं, उनको सहन कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया है ब्यूना एन और ब्यूना एस के बीच में। एन वाला हमने अभी पढ़ा है, इसमें एक्राइलोनाइट्राइल है इसलिए इसका नाम एन पड़ा है, नाइट्राइल में Cn होता है तो Cn से एन आ गया इसका।
ब्यूना एस जो है इसमें दूसरी यूनिट जो है स्टायरीन है, ये स्टायरीन है। दोनों की फर्स्ट यूनिट सेम है, इसमें भी ब्यूटाडाइन है, इसमें भी ब्यूटाडाइन है, लेकिन सेकंड यूनिट जो है ब्यूना एन में एक्राइलोनाइट्राइल है, जबकि ब्यूना एस में स्टायरीन है। स्टायरीन से एस आ गया तो ब्यूना एस हो गया, एक्रिलोनाइट्राइल के एन से इसका एन नाम आ जाएगा। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि जो पॉलीमर है वो बहुत लंबी लंबी यूनिट्स होती हैं, बहुत लंबी लंबी चेन होती हैं जो मोनोमर के आपस में कंबाइन करने से बनती हैं। मोनोमर जो है वो होमोपॉलीमर सम या सह बहुलक के रूप में कंबाइन कर सकता है, कोपॉलीमर के फॉर्म में कंबाइन कर सकता है। तो इतने बड़े जो है हमारे पॉलीमर, उनका हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, उनका हम अणुभार कैसे निकालेंगे। जो कॉमनली यूज मेथड्स उनमें दो मेथड हम काम में लेते हैं। फर्स्ट मेथड जो है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे कि नाम बता रहा है, इसमें हम नंबर कंसीडर करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर करेंगे। हम करते क्या है, फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारे इसमें मोनोमर है, एकलिक इकाइयाँ हैं, इसलिए हमने सिग्मा लिखा है, सबको ऐड कर देंगे। जो एन यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल एन, वो टोटल नंबर ऑफ हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर है। मान लीजिए एक पॉलीमर है, उसमें N1 N2 N3 N4 N5 Ni तक मॉलिक्यूल्स हैं, Ni मोनोमर है, तो Ni जो हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ मोनोमर हो गए उस पॉलीमर में, बहुलक में कितने एकलक इकाइयाँ हैं उनकी संख्या हो गई। उसके बगल में मैंने लिखा हुआ है Mi जो है वो M1 M2 M3 M4 जितने जो मोनोमर है, एकलक है, उनका अणुभार हो गया। अगर N1 मोनोमर है तो उसका अणुभार M1 हो जाएगा, N2 का M2 हो जाएगा, N3 का M3 हो जाएगा, इसी तरह से Ni का Mi होगा। जब हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट संख्या औसत अणुभार लिखेंगे निकालने के लिए, तो हम Mn लिखकर ऊपर जितने भी अणुओं की संख्या है वो उसको गुणा कर देंगे उनके अणुभार से। कैसे गुणा करेंगे देखिए, N1 जो है पहला मोनोमर, उसको उसके अणुभार से गुणा कर दिया, दूसरे वाले को दूसरे वाले से कर दिया, इस तरह से करते करते जो है Ni वाला उसको Mi से कर देंगे, और सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, और उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। जितने भी मोनोमर हैं उनकी संख्या से संख्या को टोटल करके हम नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या संख्या औसत अणुभार निकल आएगा। तो बच्चों ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर हमें जो मोनोमर है, एकलक इकाई है, उसकी संख्या और सारे एकलक जो है उनके अणुभार को लिखना है, गुणा करना आपस में, और नीचे जितने भी हमारे मोनोमर यूनिट्स हैं उनकी संख्या हमको लिखनी है जोड़कर। दूसरा जो है हमारा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है या भार औसत अणुभार है। इसमें देखिए हमने क्या किया है, नंबर वाले को हम Mn से डिनोट करते हैं और भार वाले को Mw लिखते हैं। इसमें भी सिग्मा किया है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऊपर जो है हमने अणुभार को 2 बार गुणा कर दिया है। जितने भी अणु हैं मोनोमर के उनके नंबर कर ले लिए, उनको उनके अणुभार से गुणा कर दिया। मान लीजिए एक पॉलीमर है, उसके अंदर Ni अणु हैं तो उनका अणुभार हो गया Mi, तो एक बार तो हम ये लिख लेंगे और दूसरी बार हम Mi को इससे दोबारा गुणा कर देंगे, और जब इन दोनों को साथ में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा Ni स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो गया तो गुणा करने पे स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो है हम लिखेंगे सिग्मा, नंबर ऑफ मोनोमर जितने भी हैं उसको गुणा करके सबके अणुभार से, तो हमारा जो आंसर निकलेगा उसको हम बोलेंगे भार औसत अणुभार या वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो एग्जाम में अगर बच्चों आपको नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या भार औसत अणुभार आता है तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। एग्जाम्पल्स आपके 2 बुक में दिए हुए हैं, जब हम रिविजन करेंगे तब हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अब क्योंकि जो पॉलीमर्स हमारे बच्चों बने थे, आपको ध्यान है कि जो पॉलीमर्स हमने अपने चारों तरफ देखे हैं और जो सारे मैन मेड हैं, नेचुरल रबर की बात मैं नहीं कर रही हूँ। नेचुरल रबर जो है मैंने अभी भी आपको बताया है कि ये क्योंकि नेचुरल है तो ये बायोडिग्रेडेबल है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो इसको निम्नीकृत कर सकते हैं, इसको सिंपल कंपोनेंट में बदल सकते हैं जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं करता है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन बात उनकी होगी जो हमारे सिंथेसाइज्ड हैं, फैक्ट्रीज में बनाए हुए पॉलीमर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। जनरली हम जो यूज़ में ले रहे हैं वो हमारे जैव निम्नीकृत बहुलक है, क्योंकि पर्यावरण को हमें बचाना है और देश को बढ़ाना, ये नारा दिया हुआ है। अगर हम निम्नीकृत बहुलक काम में नहीं लेंगे, जैसे कि पॉलीथीन है, तो हम अपने चारों तरफ पॉलीथीन को कचरे में पड़ा हुआ देखते हैं, तो गवर्नमेंट जो है पॉलीथीन पे बैन लगाने के बारे में भी सोच रही है।
तो एक सब्स्टिट्यूट निकाला गया है, उसको रिप्लेस किया गया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो हैं उनको रिप्लेस करके एक ऐसा पॉलीमर बनाया गया है जो एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाए और जो जीवाणु हैं उनके द्वारा बायोडिग्रेड भी हो जाए, ताकि वो लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके और मैनमेड के कंपैरिजन में यूजफुल भी हो। जो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है जिसको हम PHBV भी कहते हैं, PHBV, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड। ये रहा 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, इनमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है तो हमारा PHBV का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा PHBV है, पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, जो बायोडिग्रेडेबल है, पॉलीथीन का सब्स्टिट्यूट है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये इनके बीच में जो होता है एस्टर बॉन्ड है, ये देखिए, तो एक तरह का ये बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर कह सकते हैं इसको। ये एस्टर बॉन्ड है हमारा। एस्टर वाले जहाँ बॉन्ड रिपीट हो रहे थे इसको हम पॉलिएस्टर कह रहे थे, लेकिन क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर भी कह सकते हैं। यहाँ जो R लगा हुआ है ये CH3 भी हो सकता है या फिर C2H5 भी हो सकता है। जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड जो है इसमें कंपोनेंट मोनोमर प्रेजेंट है, ये जो पॉलीमर है इसको हार्ड बनाता है। ये जो मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, ये PHBV को हार्डनेस देता है, हार्ड बनाता है, जबकि 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड जो है इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। दोनों मोनोमर्स जो हैं इस पॉलीमर को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देते हैं। सेकंड वाला इसको फ्लेक्सिबल लचीला बनाता है और फर्स्ट वाला जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड इसको कठोर या हार्ड बनाता है। कहाँ काम आता है? स्पेशल पैकेजिंग में काम आता है। थोड़ा कॉस्टली होता है इसलिए स्पेशल पैकेजिंग में काम आता है। जो ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों वाले जो उपकरण होते हैं वहाँ काम में आता है। और सबसे मेन जो आपने देखा होगा, जो कैप्सूल्स आप खाते हैं दवाई के रूप में, उसकी आउटर शेल जो होती है वो भी इसी की बनती है, ताकि आपके पेट में जाने के बाद में धीरे धीरे उसमें से दवाई निकले। तो मेडिसिन में भी ये काम आता है। नेक्स्ट जो हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नायलॉन 2 नायलॉन 6 है। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, नायलॉन 2 एक मोनोमर यूनिट है, इसमें 2 कार्बन है। ये देखिए पहली वाली जो इसमें ग्लाइसिन है इसमें 2 कार्बन है और दूसरी मोनोमर यूनिट जो है इसमें 6 कार्बन है, जो नायलॉन 6 लिखा हुआ है। 5 ये रहे और 1 ये रहा 6। तो 2 कार्बन वाली यूनिट जो है वो ग्लाइसिन है और 6 कार्बन वाली यूनिट जो है अमीनो कैपोरिक एसिड है। जब दोनों आपस में पॉलीमराइज करते हैं तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ पे काम आता है? जब आपके ऑपरेशन होता है किसी का तो वहाँ पे स्टिचेस, टाँके लगाने के काम आता है, क्योंकि टाँका अपने आप गल जाता है, उसे खोलना नहीं पड़ता। बॉडी के अंदर किसी पार्ट में अगर ऑपरेशन हुआ है तो बॉडी के अंदर के टाँके जो हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6 से ही लगाए जाते हैं। स्पेशल पैकेजिंग में भी काम आता है कहीं कहीं ये पे। इस तरह बच्चों हमने बहुत सारे पॉलीमर्स देख लिए, कुछ सिंथेटिक थे, कुछ नेचुरल थे, कुछ जो हार्मलेस थे, कुछ हार्मफुल थे एनवायरनमेंट के लिए। अब कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जो हमने पढ़े नहीं हैं लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में समराइज़ करना चाहेंगे, जो इनके ही कंपैरिजन में इनकी ही तरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। पहला है पॉलीप्रोपीन। क्योंकि पॉली वर्ड आ रहा है, ये बता रहा है कि बहुत सारे प्रोपीन यूनिट एक साथ मिलकर लगी हुई हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये एडिशन पॉलीमर हो गया ये हमारा। और क्योंकि बहुत सारी सेम यूनिट है तो ये हमारा हो जाएगा होमोपॉलीमर। मैंने बच्चों आपको नाम देखकर उसको डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग करना बताया है। सारी यूनिट सेम है इसलिए होमोपॉलीमर। और क्योंकि एक ही तरह की यूनिट और सामने पॉली वर्ड लगा हुआ है, बार बार जो है प्रोपीन यूनिट कंबाइन होके बना रही है, इसलिए इसको एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं। रस्सियाँ बनाने के लिए, टॉयज़, पाइप्स, फाइबर बनाने में काम आता है। दोबारा एडिशन पॉलीमर आ गया। पॉलीस्टाइरीन लिखा हुआ है, बहुत सारी स्टाइरीन यूनिट्स जो है आपस में कंबाइन करके इसका फॉर्मेशन करती हैं। ये भी एक होमोपॉलीमर है क्योंकि सारी यूनिट एक जैसी हैं। इंसुलेटर के फॉर्म में कुचालक, मटेरियल को रैप करने, लपेटने के लिए टॉयज़, रेडियो, टेलीविज़न के जो बाहर वाला पोर्शन होता है, बाहर का जो कवर होता है, उसको बनाने में काम आता है पॉलीस्टाइरीन। अगला है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे जो है कमरे में बिछाने वाली शीट्स बनती हैं, या टेबल क्लॉथ जो होता है, कपड़े वाला नहीं, जो टेबल की शीट्स आती हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ, वो भी इसी का बनता है। रेनकोट जो है आपके इसी के बने हुए हैं। जो नायलॉन वाले रेनकोट हैं वो देखने में अलग होते हैं। जो प्लास्टिक की तरह मटेरियल होता है उसके जो रेनकोट बनते हैं बच्चों, वो PVC के बने हुए होते हैं। हैंड बैग्स एक तो लेदर के आते हैं, लेदर वाले कॉस्टली होते हैं,
लेकिन जो थोड़े दिन तक ही चलते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, वो हमारे पीवीसी के बने हुए होते हैं। मैंने फ्लोरिंग बता ही दिया, फर्श पे बिछाने की चद्दरें होती हैं, वाटर के पाइप्स भी इसी से बनते हैं। नेक्स्ट जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, नाम बता रहा है कि यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बना हुआ है। इस तरह का इसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर होगा। अनब्रेकेबल, न टूटने वाले कप्स और शीट्स बनती हैं इससे। अगला है ग्लाइप्टल, इथाइलिन ग्लाइकॉल और इथैलिक एसिड जो है उसका पॉलीमर है ये। पेंट्स और लैक्वर्स में काम आता है। पेंट को करने के बाद में ग्लाइप्टल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम पेंट करते हैं उसमें चमक नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पेंट सूखती है उसमें जो सॉल्वेंट होता है वेपराइज करता है, क्योंकि उसमें ग्लाइप्टल प्रेजेंट होता है तो उस सरफेस पे चमक दिखाई देने लग जाती है। बैकलाइट हमने पढ़ ही लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलके बनता है। और ये कॉम्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, यूटेंसिल, बर्तनों के हैंडल और कंप्यूटर का डिस्क बनाने के काम में आता है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉलीमर चैप्टर समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो बच्चों आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के जो मैं चैप्टर्स के बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। इसी तरह बच्चों मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू बच्चों।